Assalamu alaikum students. How are you? This is Alizan from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore, and I'm here to teach you the subject animation. And today is the 13th lecture of this subject, and our topic is principles of animation. And we are going to study the fourth principle of animation, and this is the fourth part of this lecture. और आज का लेक्चर भी जो है वो हमारा प्रैक्टिकल लेक्चर है। इस लेक्चर में अभी हम जस्ट चंद चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर डिस्कसिंग दोज थिंग्स वी विल कवर ऑल द रिमेनिंग आइटम्स और आर्टिकल्स इन आवर online Zoom class. So it is a practical lecture and I'm going to explain what kind of practical we have to do. So before starting that practical, we have to study some basic introduction about that principle. And after studying this principle, we are going to implement in our drawing practical for animation. So it will be a short lecture so that we will cover the remaining things in our online Zoom class. So we are here like before we had studied uh, various principles of animation and hope you have completed all their assignments. And today is the fourth principles and the name of that principle is arch. इसमें हम देखते हैं कि आर्च जो है वो किस तरह से एक एनिमेटर को हेल्प करती है टू ड्रॉ प्रॉपर पोज और टू ड्रॉ प्रॉपर मोशन। और इसमें थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि रिजिड और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर आर्च प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट नहीं होता। द आर्च प्रिंसिपल ओनली इज डिजाइन फॉर the organic objects और organic movements like किसी animal की या किसी human की movement जो दिखानी होती है उसके ऊपर ये arch principle implement होता है. We cannot implement this principle on mechanical objects like robots or other mechanical things, locomotives, etc. So इस प्रिंसिपल को एक बेसिक सा हम पढ़ लेते हैं और इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन we will do in our online Zoom class. So most natural action tends to follow an arch trajectory. ठीक है, जो जिस आर्च में या जिस फ्लो में आपकी मूवमेंट हो रही होती है उसमें ही आपका जो है वो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है. And animation should adhere to this principle by following implied arcs for greater realism. ठीक है, जो इसमें क्या होगा कि एनिमेशन जो है वो इस प्रिंसिपल के साथ बनाई जाएगी कि आपकी जो आर्च का फ्लो है या जो एक सर्कल की आर्च है उसके मुताबिक आपकी जो है वो मूवमेंट हो और एनिमेशन हो. This can apply to a limb moving by rotating a joint or a thrown object moving along a parabolic trajectory. मतलब कि जब आपने अपना जैसे बाजू घुमाना है या आपने कोई अपने रिस्ट रोटेशन करनी है तो उसके अंदर जो है वो ये आर्च ट्रेजेक्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है. तो आपने जब अपना बाजू घुमा रहे हैं तो उसमें आपकी हाथ की जो मूवमेंट होगी वो आर्च के अकॉर्डिंग होगी और वो आर्च से बाहर नहीं निकलना चाहिए. यही इसके बारे में जो है वो बताया जा रहा है. और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, जैसे आपने एक बॉल जो है वो फेंका है तो उसके साथ भी आपकी मूवमेंट जिस ट्रेजेक्ट्री में आपका बॉल फेंका गया है उसी की ट्रेजेक्ट्री में पीछे आपका हाथ मूव होता है. ऑल्दो हाथ आपका वापस आ जाता है, बॉल वापस नहीं आती, लेकिन जैसे ही बॉल को फेंकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया जा रहा था तो हाथ बिल्कुल उसी ट्रेजेक्ट्री में मूव करेगा जिस ट्रेजेक्ट्री में बॉल फेंका जाएगा.
अगर इस तरह से हो कि आपने हाथ जो है वो 70 डिग्री की ट्रेजेक्ट्री में घुमाया और बॉल जो है वो एकदम 120 डिग्री के ट्रेजेक्ट्री में चली गई है, तो ये बड़ी एक अननेचुरल किस्म की एनिमेशन नजर आएगी। इसलिए ये आर्च प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। कि एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट दूसरे ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री के मुताबिक होनी चाहिए। The exception is mechanical movement which typically moves in a straight lines। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मैकेनिकल मूवमेंट्स होती हैं उनके लिए आर्च मूवमेंट नहीं की जा सकती, इसलिए उस वो आर्च प्रिंसिपल उधर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। एज एन ऑब्जेक्ट्स स्पीड और मोमेंटम इंक्रीज, आर्च टेंड टू फ्लैटन आउट इन मूविंग अहेड एंड ब्रॉडन इन टर्न्स, ठीक है। जब मतलब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड या मोमेंटम ज्यादा होता है तो आर्च जो होती है वो उतनी ही ज्यादा सीधी होती जाती है, ठीक है। जैसे कि आप एक बॉल को आप आराम से फेंकते हैं तो वो एक खास एंगल पे ऊपर उठेगी और फौरन उस खास एंगल से वापस नीचे आ जाएगी। लेकिन जब आप बॉल को स्पीड से फेंकते हैं तो वो दूर जाएगी और उसकी आर्च का एंगल जो होगा वो इतना जो है उसको कह लें कि बड़ा नहीं होगा, वो छोटा एंगल होगा और वो बॉल हमें शुरू में बिल्कुल स्ट्रेट जाती हुई नजर आएगी। आर्च के अंदर हमें दायरे की फील या आर्च की फील नहीं नजर आएगी, क्योंकि उसकी बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा थी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो उसकी स्पीड कम होती जाती है तो वो एक आर्च बनाती हुई नीचे गिरती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। An object in motion that moves out of its natural arch for no apparent reason will appear erratic rather than fluid। ठीक है, अगर वो अपने आर्च के मूवमेंट के साथ नहीं जाती है तो उसके अंदर वो फील नहीं आएगी जो एक ऑर्गेनिक एनिमेशन के अंदर आनी चाहिए। Therefore, when animating, for example, a pointing finger, the animator should be certain that in all drawings in between the two extreme poses, the fingertip follows a logical arch from one extreme to the next। ठीक है, जब आप अपने फिंगर को समझने के पॉइंट करते हैं तो उसके लिए अपने हाथ ऊपर उठाना है, तो फिंगर जो है वो आपकी पॉइंट होगी। तो फिंगर पॉइंट आउट करने के लिए हाथ को आप नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो वो एक आर्च बनाता हुआ ऊपर उठता है। तो फिर ऊपर उठ के फिर थोड़ा सा नीचे को भी होता है आर्च बनाता हुआ ही। तो आपकी जो फिंगर की डायरेक्शन है, हाथ की जो आर्च होगी उसको फॉलो करते हुए जानी चाहिए, ठीक है। और traditional animators tend to draw the arch in lightly on the paper for reference to be erased later। यहाँ पे उसने एक टिप भी बता दी है कि इस तरह की जो पोजेस वगैरह आपने बनाने होते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरेंस लाइन, एक आर्च जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो अपनी जो लिम्स की मूवमेंट है, जो फिंगर की मूवमेंट है या हैंड की मूवमेंट है वो बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे हाथ रोटेट किया और फिर अगले बंदे की तरफ फिंगर फिंगर जो है वो पॉइंट की। तो जब हाथ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो फिंगर की डायरेक्शन चेक करें नीचे की तरफ है। इस तरह फिर हाथ थोड़ा सा ऊपर आया तो फिंगर की डायरेक्शन और ऊपर को होगी, फिर और ऊपर को गया तो फिंगर की डायरेक्शन भी उसके साथ ऊपर जा रही है। अब अगर इस तरह हो कि हाथ ऊपर को जा ही जा रहा है लेकिन फिंगर की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ ही है, जो कि नेचुरली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आप एनिमेशन करते वक्त ये गलती कर देंगे तो आपकी एनिमेशन में ये एक फ्लॉ होगा और आपकी एनिमेशन रियलिस्टिक नजर नहीं आएगी। और फिर जब आखिरी पोजीशन पे जब हाथ पहुंचा है तो फिंगर की पोजीशन है वो आप चेक कर लें कि हाथ की रोटेशन के साथ फिंगर की रोटेशन भी सीधी हो गई है, ठीक है। तो ये जो बुक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए एनिमेशंस के प्रिंसिपल्स को, जो डिज्नी की तरफ से लिखी गई है और बुक का नाम भी था द इल्यूजन ऑफ लाइफ डिज्नी एनिमेशंस, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और इसके ऊपर हमने एक प्रैक्टिकल तैयार करना है।
डिफरेंट आर्च मूवमेंट्स को फॉलो करते हुए, तो वो हम अपने प्रैक्टिकल में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से अब ये बताया गया कि ये गलत तरीका है आर्च मूवमेंट को फॉलो करने का। अब यहाँ पे मजीद कुछ चीजें बताई गई हैं। टू गेट सम फ्लेक्सिबिलिटी इन एन आर्म स्विंग वी वुड ड्रैग द हैंड। ठीक है, इस तरह से आप जो है ना आर्म स्विंग, हाथ जब आपका हिल रहा है तो इस तरह से आपके हाथों की मूवमेंट बन रही है। अब जिस तरह इस पोज में दिखाया गया है कि ये सेंटर में है, आपका हाथ इस तरफ को जा रहा है, तो इस तरफ को जा रहा है, इसके अंदर जो है वो साफ पता चलता है कि आपका हाथ इस तरफ को जाना चाहिए, इस तरफ को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से शुरू करके आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर आपका हाथ ऑटोमेटिकली ट्रेजेक्ट्री के साथ साथ बनाता हुआ जाएगा। ठीक है, उंगलियां आपकी दूसरी तरफ को नहीं हो जानी चाहिए। अब इस ड्राइंग से ये पता चल रहा है कि जैसे अब यह हाथ की डायरेक्शन पीछे की तरफ है, तो हमें साफ पता चल रहा है कि मूवमेंट अब इस साइड पे होनी चाहिए, राइट साइड पे। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप अपने दोनों बाजू फैला के जैसे परिंदा जो है वो हवा में उड़ता है, तो इस तरह आप दोनों बाजू फैला के अपने आप को परिंदे की तरह उड़ने की कोशिश करें, तो आपको दोनों बाजुओं को ऊपर और नीचे करेंगे। तो जब आप अपने बाजुओं को ऊपर लेके जाएंगे तो आपके फिंगर्स की जो डायरेक्शन होगी और हाथों की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ अपने पर करेंगे, यानी कि अपने बाजुओं को करेंगे परिंदे की पर की तरह, तो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रेजेक्टरी मोशन होती है, ये आर्च की मूवमेंट होती है, इसको फॉलो करना जरूरी होता है। तो जिस तरह से इन ड्राइंग्स के अंदर भी दिखाया हुआ है कि हाथ की उंगलियों की डायरेक्शन को देख के हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो रही है या राइट टू लेफ्ट हो रही है। ठीक है, अब इसमें जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ नहीं आ रही, बल्कि यहाँ से इस तरफ को जा रही है, राइट टू लेफ्ट जा रही है। ठीक है, इसी तरह जैसे अब पाँव चलते हुए आप सब अपने गौर कीजिएगा कि जब आप कदम उठाते हैं तो जैसे ही कदम उठाएंगे टांग आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन आपके पाँव की फिंगर जो होगी वो उस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करने के लिए पीछे की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से होता है। सही हो गया। और यही चीज जो है वो एनिमेशन में अब यहाँ पे पाँव नीचे रखा गया है, तो उसकी फिंगर्स की मूवमेंट ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ हो गई है क्योंकि ट्रेजेक्टरी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। ठीक है, तो ये चीज होती है इसके अंदर। अभी हम सेकेंडरी एक्शंस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो अभी इसको जरा डिटेल में समझना जरूरी है, और ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है समझने के लिए, तो इसका प्रैक्टिकल भी या इसके असाइनमेंट जी भी जो है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी, और उसको जब तक आप अच्छे तरीके से समझ नहीं सकेंगे तो असाइनमेंट आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हम इसको कवर करते हैं, फिर बाद में बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये एनिमेशंस के लिए ड्राइंग्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर पे आपको काम आए या ना आए, लेकिन ड्राइंग्स आपकी जो हैं वो एनिमेशंस के लिए प्रॉपर होनी चाहिए। और जब आपकी ड्राइंग्स ठीक हो जाएंगी तो फिर आप उनको सॉफ्टवेयर पे लेके जाके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।